नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के इस खास सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर और नागौर में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य की गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा पिछले 5 वर्षों में अपराधों का गढ़ बना राजस्थान। कांग्रेस जहां भी आती है वहां आतंकी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के गढ़वाल और नालागोंडा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और टीआरएस पर बोला हमला, कहा केसीआर ने युवाओं और पिछड़े वर्ग के साथ किया धोखा। राजस्थान के रण में सभी दलों का प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। कहा जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 75 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति को किया जा रहा है प्रदर्शित। क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंतिम रण को लेकर उत्साह चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए कल जाएंगे अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वायुसेना का सूर्य किरण दिखाएगा करतब। भारत ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद होगी खिताबी जंग। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही हुआ इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का समापन। दोपहर 3:33 पर 6 महीने के लिए बंद हुए कपाट। शीतकाल में जोशीमठ में विराजमान होंगे भगवान बद्री विशाल। और देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और श्रद्धा का लोक पर्व छठ। दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जगह जगह सजाए जा रहे हैं घाट। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने नागौर में वीर तेजाजी जन्मस्थली के दर्शन किए। खरनाल में बना यह मंदिर लोक देवता के जन्मस्थल पर स्थित है। प्रधानमंत्री ने नागौर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि कांग्रेस की कोने कोने से सफाई जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बीते 5 साल के दौरान कुर्सी के लिए गहलोत और पायलट की अदावत पर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं, और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल्ली में खटास है, लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की माताओं बहनों ने पहले कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जिसके राज में इतनी असुरक्षा हो और महिलाओं के प्रति इतनी हिंसा नजर आई हो। अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। और इसलिए ही यहां बहनों, बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी
दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई, बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये है कि यहां साधु, संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब राजस्थान में कर्फ्यू न लगाना पड़ा। नागौर से पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की रक्षा भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है। ये शर्म की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता कांग्रेस को प्रदेश के कोने कोने से साफ कर देगी। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने तेलंगाना के नालागोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की केसी राव सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से केसीआर की भ्रष्टाचार की कार को मोदी जी के कल्याणकारी काम के गैराज में भेजने की अपील की। मित्रों, बीआरएस के भ्रष्टाचार और केसीआर की कमीशन खोरी को तेलंगाना की जनता जल्द उखाड़ कर फेंक देने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने नालगोंडा नगरपालिका को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपया दिया। वो केसीआर की भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया, कोई काम नहीं हुआ। तेलंगाना के जोगुलंबा में रैली के दौरान गृह मंत्री ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना में 52% ओबीसी है, 135 बैकवर्ड कास्ट की जातियां है, मगर मुख्यमंत्री नहीं दिया। हम वादा करते हैं आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। इन्होंने बैकवर्ड कास्ट को टिकट देने में भी अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी ने भी बैकवर्ड क्लास को टिकट देने में अन्याय किया। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा टिकट बैकवर्ड क्लास को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पीपाड़ सिटी में कहा कि जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा, वहीं जहां भाजपा होगी वहीं विकास होगा। जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के ओसियां में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को 25 तारीख को जवाब देना है। अशोक गहलोत ने इसने तो वृद्धा पेंशन में भी घोटाला कर डाला, यानी वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा। बोलो, घोटाला किया कि नहीं किया?
और मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? 25 तारीख को जवाब दोगे ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 लीडर्स समिट का आयोजन 22 नवंबर को होगा। इसमें G20 के सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष और 9 अतिथि देशों के साथ साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी आमंत्रित किए गए हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक फोटो वीडियो को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि AI का इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए करना चिंताजनक है। साथ ही पीएम मोदी ने मीडिया कर्मियों से कार्यक्रमों के जरिए डीप फेक के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज को, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है जी, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। आइए जानते हैं क्या है डीप फेक और क्यों ये इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को सटीकता से फिट कर देने को डीप फेक कहते हैं। डीप फेक भ्रमित करता है जिसे लोग सच मानते हैं। डीप फेक से वीडियो और फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें मशीन लर्निंग और AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसी डीप फेक से वीडियो बनाया जाता है। साधारण शब्दों में यदि समझें तो इस टेक्नोलॉजी में कोडर और डिकोडर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। डिकोडर सबसे पहले किसी इंसान के चेहरे को हाव भाव और बनावट की गहन जांच करता है। इसके बाद किसी फर्जी फेस पर इसे लगाया जाता है जिससे हुबहू फर्जी वीडियो और फोटो को बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर डीप फेक मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक एक बड़ा मुद्दा है। यह हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी कर उन सामग्री को हटाने के लिए और डीप फेक की पहचान करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। Deep fakes is a big issue. It's a very big problem for all of us.
we had recently issued notices to all the big social media platforms asking them to take steps for identifying deepfakes, for removing those content. The social media platforms have responded. They are taking their actions, but we have told them to be more aggressive in this work. Also, we must notice that the safe harbor clause, which most of the social media platforms have been enjoying, that doesn't apply if the platforms do not take adequate steps for removing deep fakes from their platforms. डीप फेक से सजग रहने की काफ़ी ज़रूरत है। डीप फेक वीडियो को फेशियल एक्सप्रेशन से पहचाना जा सकता है। फ़ोटो और वीडियो के आईब्रो लिप्स को देखकर और उसके मूवमेंट से भी इसकी पहचान की जा सकती है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुविमल भट्टाचार्य जी, जो कि जाने माने IT विशेषज्ञ हैं और डिजिटल सेवाओं से भी जुड़े हैं। उन्होंने आज ये जानकारी दी कि किस तरीके से इसकी हम पहचान कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के पुरी में लक्ष्मी पुराण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार का आयोजन संत बलराम दास के द्वारा किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के तहत देश की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान और हक हासिल है। आज मोदी जी की शासन प्रणाली में न केवल संस्कृत, प्रधानमंत्री जी ने वज्र घोषणा किया है शिक्षा नीति में, भारत की सभी भाषा, वो संस्कृत हो, तमिल हो, उड़िया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सभी भाषा या संताली हो, ये सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। सभी के बराबर की हक और सम्मान के अधिकार है। यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मान्यता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि IT हार्डवेयर के क्षेत्र में PLI स्कीम 2.0 के तहत 27 कंपनियां आई हैं, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे मेक इन इंडिया योजना को बढ़ावा मिलेगा और IT हार्डवेयर में लैपटॉप, टैब, सर्वर्स का निर्माण देश में ही होगा। I am very happy that the industry is moving at the pace at which our Prime Minister Modi ji wants the country to move. These 27 applications will lead to about investment of 3,000 crore rupees, additional production of about 3,50,000 crore, and direct employment of about 50,000, indirect employment of about 1,50,000. राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला जयपुर में विवाहिता को अगवा कर गैंगरेप करने का है। हरमाड़ा इलाके में देर रात एक महिला को जबरन अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर लगते ही परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मामले की जानकारी लगते ही सांसद दिया कुमारी और भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली को लेकर विरोध जताया। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि हम लोग पीड़िता को न्याय दिलाने और थाने से पीड़िता की सुनवाई नहीं करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कल गए थे पुलिस थाने में, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक महिला को उठा के ले गए और वो खुद बता रही है कि उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है और ये रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे। बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इनफैक्ट इनको बोला अभी जाओ, बाद में भगा दिया। इन्होंने 100 पे कॉल किया
जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिए उन सब पे कॉल किया, उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और इसलिए आज सुबह हम लोग यहाँ सब आए कि इनको न्याय मिलना चाहिए। तुरंत ये जो कर्मचारी थे, जो भी ये उस समय थाने में मौजूद थे लोग, उन सबको सस्पेंड करना है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए जो ये कल्प्रिट थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। This conference is a milestone in the boundless world of aviation, showcasing cutting-edge and pioneering technologies and visionary insights into a aviation industry's future. I am happy to know that some of the highlights of this conference include issues such as green initiatives by aero industries, the impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning of avionics, human capital development and infrastructure growth, empowering women in the sector, and encouraging startups for creative disruptions. भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक और नए घोटाले का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में 3,753 करोड़ का घोटाला सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल के शासन में टैंकर माफिया पहले से सशक्त हो गए हैं। घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का पकड़ा है और इस घोटाले में इस बार जल बोर्ड की डिटेल सामने आई है। आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जल बोर्ड को देखभाल की जा रही थी, देखा जा रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई, लेकिन जो कमाई है वो कम हो गई और जो पहले उनके एफडीआर वगैरह रखे थे वो भी गायब हो गए। तो पैसा गया कहाँ? तो इस तरीके की तमाम चीज़ें, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे और हम सबको याद है वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है, क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिछाई है वहां पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से, टैंकर से पानी लाने का। तो टैंकर माफिया की जो शक्ति है वो कम नहीं होकर बढ़ी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। पूरे विधि विधान के साथ आज दोपहर 3:33 पर 6 महीने के लिए कपाट बंद हुए। शीतकाल में जोशी मठ में विराजमान होंगे अब भगवान बद्री विशाल। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी। छठ की रौनक देश भर में बिखर गई है। पूरा माहौल भक्ति में सराबोर है। आज खरना का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाएगा। खरना के लिए गुड़ और चावल से खीर बनाई जाती है। अब कल रविवार को निर्जला व्रत रखकर अगस्त्याचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना करेंगी। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। उत्तरकाशी की सिलक्यारा पुलगांव टनल में हुए हादसे में राहत और बचाव काम में बाधा आई है। मशीन में तकनीकी खराबी के कारण राहत और बचाव काम को रोका गया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में अलग अलग एजेंसियां
दिन रात काम में जुटी हुई हैं और 3-4 दिन में बचाव कार्य पूरे होने की संभावना है। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल देखने के लिए कल अहमदाबाद जाएंगे। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी फाइनल मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति फाइनल देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जो वीवीआईपी आ रहे हैं, जैसे माननीय भारत के प्रधानमंत्री, उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री भी, जैसे मुख्यमंत्री आसाम आ रहे हैं, भारत के माननीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं, और जो बाकी और भी डिग्नेटरीज हैं, सबके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। और फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मुझे काफ़ी संतोष है कि पुलिस ने जिस हिसाब से अरेंजमेंट किए हैं। हम शाम को इसकी रिहर्सल भी करने वाले हैं। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य को विशेष दर्जा देने के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से नीतीश कुमार अपने हाल ही में दिए गए बयान से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बयान पर बिहार की जनता नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगी है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे देश में बिहार के सम्मान को शर्मसार करने का काम किया है। जिस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार करके छोड़ दिया, उसके और ज्यादा अपराध उनके माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी और उनके पार्टी के लोग अपने थेथरलॉजी और बेशर्मी से कर रहे हैं कि सदन में बायोलॉजी का किताब ले जाकर के दिखा रहे हैं। सदन में जाकर के अपने मानसिक डिमेंशिया का शिकार बना करके बिहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लज्जित करने का काम कर रहे हैं, शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहने लायक नहीं है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे पद में इस बार